नमस्कार बच्चों। थर्ड ईयर के हिंदी के बच्चों के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें से हम सेकंड पेपर का कहानी संग्रह में से जो उद्धृत कहानी है एक गौ, जिसके लेखक है जयनेंद्र कुमार, आज उसकी मूल संवेदना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पूर्व मैं आपको लेखक का सामान्य परिचय देना आवश्यक समझती हूँ। तो परिचय के तौर पर सबसे पहले हम देंगे उनका जन्म 1905 में हुआ था, देहावसान 1989 में, और जन्म स्थान है अलीगढ़ में कौड़ियागंज। शिक्षा जो उन्होंने जैनेन्द्र जी ने प्राप्त की थी गुरुकुल तथा काशी विश्वविद्यालय से। जैनेन्द्र कुमार पर गांधीवादी दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है और वह गांधी जी के सिद्धांतों से भी प्रभावित थे। पुरस्कार और सम्मान की जहाँ तक बात की जाए तो 1921 में पद्म भूषण मिला था और 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। जैनेन्द्र जी ने 1923 में राजनीतिक पत्र में संवाददाता का कार्य भी किया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो जैनेन्द्र जी हैं वो भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद जी के बाद हिंदी कहानी को नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार जी को ही जाता है। और वह गांधीवादी दर्शन में उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे तथा जैनेन्द्र की कहानियों की जो पृष्ठभूमि है उसमें हमें उनके जो मनोवैज्ञानिक पक्ष के साथ साथ जीवन दर्शन भी देखने को मिलता है। अब यहाँ संक्षिप्त परिचय के बाद मैं उनका रचना संसार या उनके जो प्रकाशित रचनाएं हैं उनका उल्लेख करना भी आवश्यक समझती हूँ। उन्होंने लगभग 3 विधाओं पर अपनी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें उपन्यास में प्रमुख उपन्यासों के नाम आपके सामने प्रस्तुत हैं: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा आदि। कहानी संग्रह में प्रसिद्ध कहानी संग्रहों का मैंने उल्लेख किया है यहाँ पर। उनके नाम इस तरह हैं: फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि आदि। निबंध संग्रह में प्रमुख हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन आदि। संपादित ग्रंथ हैं उनके साहित्य चयन, विचार वल्लरी, ये उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर उनके साहित्य को देन के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो जहाँ तक जैनेन्द्र जी का सवाल है, साहित्य के प्रति उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जैनेन्द्र जी जो थे वो अपने पथ के अनूठे अन्वेषक थे। कुछ समीक्षकों के अनुसार जैनेन्द्र जी प्रेमचंद जी के पूरक भी माने जाते हैं और जैनेन्द्र जी ने तो हिंदी गद्य के विकास के साथ साथ भाषा को के स्तर पर भी हिंदी ग्रंथ को तराशने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो प्रेमचंद जी की कहानियों में या उनके साहित्य में जो सबसे बड़ी विशेषता हमें देखने को मिलती है वह है दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। प्रेमचंद जी ने कहानियों को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा तो जैनेन्द्र जी ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाया। जैनेन्द्र जी व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी भावनाओं, उसके जीवन की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न जो व्यक्तिगत समस्याएं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर अपनी कहानियों में उनको विषय वस्तु के रूप में चुना है। ये बात आप सहज रूप से समझ सकते हैं कि कई बार की जो घटनाएं घटित होती हैं वह घटनाएं सीधी सादी नज़र तो आती हैं, पर अगर हम उनके पृष्ठभूमि का अच्छी तरह से विश्लेषण करें तो कई बार मनोवैज्ञानिक पक्ष सामने आते हैं जो कि उन घटनाओं के मूल कारण होते हैं कि जिस कारण वह घटनाएं घटित होती हैं। तो जैनेन्द्र जी ने अपनी हिंदी कहानी में प्रयोगशीलता का जो पहला पाठ है वो हिंदी कहानी को जैनेन्द्र जी से ही मिला है और हिंदी गद्य पर जैनेन्द्र जी की अमिट छाप हमें देखने को मिलती है। क्रांतिकारिता तथा आतंकवादिता के तत्व जैनेन्द्र जी के उपन्यासों के मूल आधार रहे हैं और उनके उपन्यासों में हम चरित्र की भरमार भी देखने को नहीं मिलती है तथा जो प्रमुख विशेषता रही है कि वह जैनेन्द्र जी के नारी पात्र उपन्यासों में प्रधानता लिए हुए हैं, अर्थात प्रमुख रूप से उन्होंने उनको महत्व दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जैनेन्द्र जी अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में हमें संवेदनशील पात्रों के जीवन की ये घटनाएं भले ही अत्यंत साधारण सी लगें, पर जैनेन्द्र जी उन्हें नई दार्शनिक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं।
सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया जैनेन्द्र जी ने शिल्प और शैली के अनेक प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम जैनेन्द्र जी का साहित्य के प्रति जो महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में संक्षिप्त सी आपको जानकारी दी है। अब हम अपने जो कहानी है एक गौ, इस कहानी के मुख्य बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और उसके माध्यम से फिर मैं विश्लेषण करते हुए कहानी को क्रमशः आगे बढ़ाऊंगी। कहानी के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। कहानी का जो शीर्षक है एक गौ, वह अत्यंत ही सार्थक है। कहानी का विश्लेषण करते समय यह बात बच्चों आपको सहज रूप से स्पष्ट होती चली जाएगी, क्योंकि किसी कहानी का शीर्षक भी उसकी सार्थकता पर भी चर्चा की जाती है। यहाँ पर जैनेन्द्र जी अपने शीर्षक में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर पाए हैं। दूसरा हम देखते हैं कि मानवीय संवेदनाओं का सूक्ष्मता से अंकन किया गया है। कहानी की मुख्य पात्र गौ है, जिसका चरित्र मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है या पूरित है। अगला बिंदु हम देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय भावनाओं का संसार बड़ा व्यापक है, जैसा आप और हम सब जानते हैं, जिसकी परिधि में, परिधि का तात्पर्य है जिसके घेरे में मनुष्य ही नहीं पशु भी आते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि जो जानवर है वह भी बड़ा वफादार होता है, वह भी प्रेम को समझता है, और कई बार जो मनुष्य है वह मनुष्य होकर भी प्रेम को नहीं समझ पाता है, संवेदना को नहीं समझ पाता है। पर पशु, जिसमें हम मानते हैं कि मस्तिष्क की कमी है, विवेक की कमी है, सोच नहीं है, वह भी इन कोमल भावनाओं को समझकर वैसी प्रतिक्रिया देते हैं। कहानी में एक पात्र सेठ जी आए हैं, जो पूंजीपति वर्ग की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहानी की सार्थकता मानव और पशु के मुख्य संबंधों को व्याख्यायित करना है, और जिसमें लेखक अर्थात जैनेन्द्र कुमार जी पूर्णतः सफल भी हुए हैं। अब बच्चों, मैं इस कहानी को आपको संक्षेप में बताती चलती हूँ कि कहानी एक गौ किस तरह से घटनाक्रम लेती हुई आगे बढ़ती है। तो प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने गाय के प्रति हीरा सिंह की ममता और प्रेम को दर्शाया है। हीरा सिंह की जमींदारी रही थी, पर विपरीत परिस्थितियों के कारण इस समय वह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसकी एकमात्र संपत्ति सुंदरिया गाय रह गई है, पर वह चाहता है कि अगर गाय बिक जाए तो उसे कुछ आर्थिक मदद मिले। पर अपने बड़े पुत्र जवाहिर सिंह के विरोध के कारण वह इसे बेच नहीं पाता है और नौकरी की खोज में दिल्ली पहुंच जाता है। वहां उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदारी मिल जाती है, और अचानक बातों ही बातों में सेठ द्वारा हीरा सिंह से हरियाणा की गाय खरीदने की बात की जाती है। अब हीरा सिंह के विचार आता है और वह सोचता है, यदि वह अपनी गाय सेठ को बेच देगा तो कम से कम वह उसकी आंखों के सामने तो रहेगी। हीरा सिंह अपने पुत्र को किसी तरह समझा बुझाकर गाय सेठ को बेचने के लिए राजी कर लेता है। पर दुर्भाग्य, सेठ उसी दिन गाय को अपने घोसी को सौंप देता है। अर्थात गाय की देखभाल के लिए एक घोसी होता है, उसको कहता है कि इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हीरा सिंह द्वारा सेठ से विनती करने पर भी सेठ नहीं मानता है, और हीरा सिंह बोझिल मन से गाय को थपथपाते हुए कहता है, जाओ बहन जाओ। तो यहाँ पर हीरा सिंह की ये जो कोशिश थी वह भी असफल हो जाती है कि वह गाय की निकटता पा सकेगा, उसकी सेवा कर सकेगा। पर सेठ के निर्णय पर कि तुम्हें 24 घंटे ड्योढ़ी पर ही रहना है और कहीं नहीं जाना है, विवश हीरा सिंह गाय को जाने देता है। गाय भी हीरा सिंह की मूक वाणी को समझ लेती है, और उसकी आंखों में भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, तथा गाय घोसी के साथ चली जाती है। अब स्थान परिवर्तन होने से, अपने स्वामी से बिछड़ने से, गाय जो है पहले 15 सेर दूध देती थी एक वक्त में, अब 5 सेर भी नहीं देती है। सेठ हीरा सिंह को खरी खोटी सुनाता है। उसको, सेठ जी को लगता है कि हीरा सिंह ने उसके साथ छल किया है, गाय दूध कम देती थी और उसको ज़्यादा बताकर उसको ठगा है। व्यथित और ईमानदार हीरा सिंह रोते हुए, दुखी होते हुए गाय से विनती करता है कि तुम मुझे झूठा सिद्ध मत करो और ना ही मुझे बेआबरू करो। दूध दूही गाय को हीरा सिंह पुनः सेठ के सामने दूहता है और उसमें से 13 सेर दूध निकलता है। पर किसी भी स्थिति में गाय की जो मनोदशा है वह यह है कि वह किसी भी स्थिति में दूसरे व्यक्ति के हाथ से दूध निकलवाना पसंद नहीं करती है। उसको लगता है कि उसके स्वामी जो हीरा सिंह थे वह ही उसे दूध दूहने का कार्य करें। और पर सेठ जो है वो कहता है
कि मुझे लगता है कि तुमने झूठ बोला है, और कहता है कि अपनी गाय वापस ले जाओ। पर हीरा सिंह जो है, इसके पूर्व एक और घटना घटती है जिसको मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, कि अचानक एक गाय जो है अपना दूध ड्योढ़ी पर बिखेर कर चली जाती है। सेठ में अनुभव करता है कि यह काम जरूर हीरा सिंह का है, वह दूध की चोरी कर रहा होगा और दूध फैल गया होगा। पर सेठ हीरा सिंह समझाता है और उसको दुखी होता है कि मेरे पर चोरी का आरोप भी लग गया, और गाय से कहता है कि यह सिद्ध मत करो कि मैं झूठा हूँ या मैंने छल किया है। पर गाय की भी यह व्यवस्था है कि वह कहती है कि बलपूर्वक प्रयत्नपूर्वक कोई मुझसे दूध नहीं दूह सकता है। अंत में हीरा सिंह यह सोचता है कि क्या करूं, गाय सेठ जी को गाय के पैसे वापस लौटा दूं। किसी तरह वह तावान भरकर गाय को पुनः गांव भेजता है। तो इस तरह इस कहानी में जो हमने सबसे संवेदना के धरातल पर देखें या समझें, तो स्पष्ट होगा कि जो एक गौ कहानी है वह महत्वपूर्ण कहानी है, और इस कहानी का प्रमुख पात्र मनुष्य न होकर एक गाय है, जिसका चरित्र मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है, आपूरित है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गाय अपनी वेदना को भी व्यक्त करने में समर्थ है। वह तो संवेदना के स्तर पर केवल हीरा सिंह की है, क्योंकि उसे लगता है कि हीरा सिंह ही उसके मनोभावों को या कोमल भावों को समझ सकता है। गाय अनुभव करती है कि वह किसी अन्य का स्वामित्व स्वीकार नहीं कर सकती। वह जानबूझकर दूध नहीं दे रही है, ऐसा स्वाभाविक तौर पर हो रहा है। कोई उसको स्पर्श करे तो वह अपना दूध देने में असमर्थ हो जाती है, और हीरा सिंह से बिछड़ कर तो उसके थनों से दूध गायब ही हो जाता है। इस पर गाय कहती है, मेरा खुद का कोई जोर नहीं है, मैं विवश हूँ। और इस संवाद में सुंदरिया जो है, हीरा सिंह से स्पष्ट कह देती है, कि संकेत कर देती है मूक भाषा में कि वह हीरा सिंह का ही स्वामित्व स्वीकार कर सकती है। और गाय की इस आत्मीयता से हीरा सिंह भी विचलित हो जाता है, और इस गाय का जो तावान है यानी दंड भरकर उसे अपने गांव वापस भेजने का निर्णय लेता है। तो इस तरह से यह जो कहानी है मानवीय भावनात्मक रिश्तों का गहराई से अंकन करती है। और यहाँ पर इस कहानी में जो अभी हमने चर्चा की, उससे आपको काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया होगा कि एक गौ कहानी के माध्यम से यहाँ पर कहानीकार ने पशु कितना प्रेमी हो सकता है, कितना संवेदनशील हो सकता है, और कितना अपने मालिक के प्रति वफादार हो सकता है, उस बात को एक गौ के माध्यम से, जिसका गाय का नाम सुंदरिया है, उसको अभिव्यक्त करने में उन्हें सफलता मिली है। अब यहाँ पर हम हीरा सिंह के चरित्र के बारे में भी थोड़ा जान लेना उचित समझते हैं, या आपको जानकारी देना ठीक समझते हैं। जैसा आपने अभी चर्चा की है मैंने, उसमें आपको जो बिंदु उभर कर सामने आए हीरा सिंह के चरित्र के, वो इस तरह से हैं। हीरा सिंह ईमानदार है, उदारमना है, प्रेम की भावना से परिपूर्ण है, कोमल हृदय है, पर विपरीत परिस्थिति के कारण आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई है, अन्यथा वह भी जमींदार था। स्वाभिमानी और स्वामी भक्त है। भाग्यवादी होने के साथ साथ कर्म के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। ऐसा नहीं है कि वो भाग्य के सारे अपने जीवन को छोड़ देता है और कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है। किसी भी तरह से वह हर स्थिति में अपने लिए दिल्ली जाकर नौकरी तलाशता है और अपने आर्थिक संकट के दिनों से उबरने की कोशिश करता है। पशु प्रेमी है और अत्यंत संवेदनशील है। जैसा कि हमने इस पूरी कहानी में देखा कि किस तरह से जब सेठ द्वारा उस पर आरोप लगाया जाता है और उसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, तो वह दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है। गाय को विवशता और मजबूरी में ही सेठ के हवाले करना चाहता है, अन्यथा वह गाय के प्रति वैसे ही प्रेम अभिव्यक्त करता है जैसा कि किसी परिजन के प्रति करा जाता है। गाय की जो मनोभावों को वह समझ जाता है, मूक मनोभावों को, क्योंकि वह एक कोमल हृदय व्यक्ति है। परिस्थितिवश उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था, अन्यथा उसके पास जमींदारी थी, वैभव रहा था। किसी भी कीमत पर हमने देखा हीरा सिंह अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर पाता है, और सेठ द्वारा यह आरोप लगाने पर कि उसने झूठ बोला है, गाय अधिक दूध देती है पर अब कम दे रही है, उसके स्वाभिमान को चोट लगती है, और गाय के प्रति और सेठ के प्रति वो अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करने में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं रखता है। कहानी में एक दो स्थान पर वह सोचता है कि जैसा भी होगा ईश्वर रखेगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पर ये पंक्तियाँ उसके
भाग्यवादी होने के साथ-साथ उसके कर्म के प्रति उदासीनता को नहीं दर्शाती हैं। वह कर्मठ है, परिश्रमी है, मेहनती है, परिस्थितियों के साथ समझौता करके आगे बढ़ना जानता है और विपरीत परिस्थितियों में चौकीदार का कार्य करने में भी उसको किसी तरह की हिचक नहीं होती है। पशु प्रेमी है, एक गौ के प्रति उसका पशु प्रेम हमें स्पष्ट दिखाई देता है और संवेदनशील इसलिए है कि गाय का कष्ट को वह वैसे ही अनुभव करता है जैसा एक व्यक्ति किसी अपनी संतान का कष्ट अनुभव करता है। तो इस तरह से हमने हीरा सिंह के चरित्र को देखा और समझा तथा हम इस कहानी में देखा कि किस तरह से अत्यंत रोचक ढंग से पूरा कथाक्रम विकसित हुआ है और कहानीकार ने हीरा सिंह और गौ के चरित्र को पूर्ण संवेदना और सहानुभूति के साथ प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। सेठ जी, जैसा अभी मैंने आपसे कहा था कि पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वह पैसे से भावनाओं को खरीदना चाहते हैं। हीरा सिंह का पुत्र जवाहर सिंह एक हृष्ट पुष्ट युवक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कहानी के प्रारंभ और मध्य में ग्रामीण और महानगरीय जीवन को वातावरण के माध्यम से सजीव रूप से अंकित किया गया है और यहाँ पर रचनात्मक सार्थकता है। इस कहानी की जो रचनात्मक सार्थकता है वह है मानव और पशु के मूक संबंधों को व्याख्यायित करना। मनोभावों की दृष्टि से पशु भी उतने ही समझदार, भावुक और सहनशील हो सकते हैं या होते हैं जितना कि मनुष्य। इसी तथ्य को जैनेंद्र जी ने बड़ी कुशलता से दर्शाया है। तो हम कुल मिलाकर देखें तो एक गौ कहानी जैनेंद्र जी की कहानी कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने इस कहानी के माध्यम से मानवीय भावनाओं को, पशु प्रेम को समझने में सफलता प्राप्त की होगी और इस कहानी को पुनः पढ़िए और जैनेंद्र कुमार की जो शैली है उसको समझने में भी आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।